हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, कक्षा 12 में जितने लोग हैं वो हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हिंदी सब्जेक्ट होता है वह बहुत ही आसान, अगर बात की जाए हमने समझ लिया तो, और अगर नहीं समझे तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखिए बच्चे, जो आपका अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है, या आप मैथ ग्रुप से हो या साइंस ग्रुप से हो, वहाँ आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे मोस्टली वहाँ पे ज़्यादा टाइम देते हैं और देना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो ये दो सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे आप देखोगे सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी, इन पे ध्यान नहीं दिए पाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, ये तीन सब्जेक्ट मेन होते हैं, उनमें से अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन हिंदी और खासकर अगर बात करें हिंदी, अंग्रेजी भी लोग पढ़ते हैं लेकिन हिंदी को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि सोचते हैं हिंदी तो हमसे बनती है, एग्जाम के टाइम में कर लेंगे, और ऐसा जाते जाते एग्जाम की डेट आ जाती है और हम चीज़ों को रट के जाते हैं और वहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको हिंदी ग्रामर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी ग्रामर का अगर आपको ज्ञान है तो आप बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से 20-25 नंबर इजली ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसके पहले हिंदी ग्रामर की अगर बात करें तो 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने 2 भागों में संधि कवर किया था और 2 भागों में हमने अलंकार देखा था। तो अलंकार का ये पार्ट 3 है, इसके पहले पार्ट 2 आपने देखा होगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने बताया कि जो अलंकार होता है वह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला शब्दा अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। अगर कंपटीशन की से बात करें तो अलंकार करीब 45 प्रकार के होते हैं। आपको 45 प्रकार के अलंकार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको मुश्किल से 10 से 12 अलंकार आपके सिलेबस में है, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। मतलब कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जहां में ग्रामर में अलंकार पूछेंगे तो यही 10 से 12 प्रकार के अलंकार ही एग्जाम में आते हैं। लेकिन कंपटीशन में वो उनके प्रकार और जो सब टाइटल होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने पहली क्लास में पढ़ा था, पहली क्लास में हमने पढ़ा था शब्दा अलंकार। क्या पढ़ा था? शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार। अब देखिए, शब्द अलंकार में हमने कवर किया था कौन कौन से अलंकार। तो हमने अलंकार बात की थी, पहला जो था हमारा, पहला था अनुप्रास। पहला था अनुप्रास अलंकार, दूसरा था यमक, तीसरा था श्लेष और चौथा था वक्रोक्ति। ये 4 अलंकारों को हम देख चुके थे पहले पार्ट में, पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। उसके बाद जो हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 2, तो पार्ट 2 में हमने क्या क्या देखा? पार्ट 2 में हमने देखा अर्थालंकार। हमने क्या देखा? इनकी परिभाषा मैंने बता दी है, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। अर्था अलंकार। अब देखिए, अर्थालंकार में हमने दूसरे पार्ट में क्या देखा? पार्ट जो हमने इसका देखा था पार्ट 2। पार्ट 2 में हमने कवर किया, पहला जो था हमारा अनुप्रास, पहला क्या था, यहां पे बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। पहला हमने देखा था इसमें रूपक। क्या देखा था? रूपक। दूसरा हमने क्या देखा था? ये ए हो गया। दूसरा हमने देखा इसमें, देखिए जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में हमने क्या देखा? देखिए, जो पार्ट 2 था, पार्ट 2 में हमने क्या देखा? तो पहला हमने देखा उपमा। क्या देखा? उपमा अलंकार। इसमें हमने बताया था उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, साधारण गुणधर्म क्या होता है, उनके बारे में हमने अच्छे से देखा था। दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा था रूपक। सबसे ज्यादा अर्थालंकार से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था? रूपक अलंकार। तीसरा हमने क्या देखा था? उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा हमने देखा था उत्प्रेक्षा अलंकार। ये हमने पार्ट
2 में कवर किया था। इनकी परिभाषा और इनके बारे में डीप में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा अर्थ अलंकार का ही पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे चौथा पार्ट अतिसंयोक्ति अलंकार, 5वां अन्योक्ति अलंकार, 6वां विभावना अलंकार और 7वां भ्रांतिमान अलंकार। आपको इतने अलंकार पढ़ने हैं। तो अगर बात की जाए तो यहां से हो गई ये 3, इनको नंबर दे देते हैं। ये हो गया आपका 1, 2 और 3 और ये 7। अर्थ अलंकार के हो गए 7 और यहां से 4 हो गए ये, तो टोटल 7 + 4 आपको 11 अलंकार पढ़ना है। बस 11 अलंकार आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम में यही आएंगे। अब देखिए आपके एग्जाम में आता क्या है। इसमें से सबसे पहली बात तो आपसे किसी अलंकार का नाम दे देगा, उसकी परिभाषा दे देगा। जैसे बोल देगा कि आप बताइए उपमा अलंकार क्या होता है, परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण लिखिए। या तो एक उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा कि जैसे आप बताइए नीलम की सी नीली आंखें में कौन सा अलंकार होगा, तो आप बताएंगे कौन सा अलंकार होगा, नीलम की सी नीली आंखें, उपमा अलंकार, आंखों की तुलना नीलम से की जा रही। तो इस तरह एक उदाहरण दे देगा और पूछ लेगा कौन सा अलंकार है ऑब्जेक्टिव में। लेकिन जब लिखने के लिए देगा तो उसमें क्या करेगा, आपसे पूछ लेगा बताइए कि अतिसंयोक्ति अलंकार क्या होता है, उसे परिभाषित कीजिए। तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी, साथ में उदाहरण, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा। आपको उदाहरण तो याद कर लेना है और जितने उदाहरण मैं लिखाऊंगा सेम उदाहरण आपको याद कर लेना है, क्योंकि वही उदाहरण आपके ऑब्जेक्टिव में भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अतिसंयोक्ति अलंकार। यह भी किसका प्रकार है, यह भी हमारा जो है वह अर्थ अलंकार का प्रकार है। तो ये आपको 7 याद रखने हैं। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा, अलंकार का नाम दे देगा, पूछ लेगा बताइए कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है, ठीक है ना। जैसे आपसे पूछ लिया बताइए यमक अलंकार, यमक अलंकार किस प्रकार का अलंकार है, ऑप्शन नंबर 1 शब्द अलंकार, ऑप्शन नंबर 2 अर्थ अलंकार, ऑप्शन नंबर 3 उभय अलंकार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे जो यमक अलंकार है वह कैसा है, जल्दी से बताइए। तो यमक अलंकार जो होगा, जल्दी कमेंट करिए यमक अलंकार कैसा होगा। तो यमक अलंकार जो है वह शब्द अलंकार है, ठीक है ना। चलिए आज हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं चौथा अतिसंयोक्ति अलंकार। अतिसंयोक्ति अलंकार चौथा हम देखेंगे। चौथा कौन सा है, आप बोलोगे सर अतिसंयोक्ति अलंकार, अतिसंयोक्ति अलंकार। अब देखिए अतिसंयोक्ति अलंकार होता क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अतिसंयोक्ति अलंकार की परिभाषा। क्या लिखेंगे, परिभाषा। अतिसंयोक्ति अलंकार होता क्या है, तो आप परिभाषा लिखेंगे जहां किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जहां किसी वस्तु का, ठीक है ना, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां अतिसंयोक्ति अलंकार होता है। अब याद रखिए शब्दों पे समझिए। अति मतलब किसी चीज की अति करना, बहुत कर देना। अति मतलब बहुत ज्यादा कर देना। संयोक्ति मतलब उक्ति मतलब कहना, जहां किसी चीज को बोल बोल के अति कर दे, मतलब कि चना के झाड़ में चढ़ा दे। नॉर्मल भाषा में अपने यहाँ की अगर कहावत में बोल जाए तो किसी चीज की बहुत ज्यादा अति कर दे, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसको चना के झाड़ में बड़ाई कर करके चढ़ा दे, वहां क्या होता है, अति संयोक्ति अलंकार, ठीक है ना। परिभाषा क्लियर है। परिभाषा में आप लिखेंगे जहां किसी व्यक्ति या वस्तु की बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिसंयोक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण आप देखेंगे, उदाहरण परिभाषा लिख लेंगे, पीडीएफ में दे दूंगा उदाहरण। अब देखिए उदाहरण आपके सामने शो हो रहा होगा, सर लगा दीजिए उदाहरण। देखिए उदाहरण अतिसंयोक्ति अलंकार का उदाहरण बहुत अच्छा है। पहला देखिए, पहला पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, देखते चलिए, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था इस पार। अब देखिए घोड़ा है, चेतक की बात कर लीजिए, महाराणा प्रताप थे, उनके घोड़े का नाम चेतक था। यहाँ पे कवि ने घोड़े की रफ्तार के बारे में वर्णन किया है और अति कर दिया। देखिए कैसे, पड़ी अचानक नदी अपार। अचानक महाराणा प्रताप जा रहे थे अपने चेतक से, तो देखते हैं कि अचानक नदी पड़ गई, अच्छी चौड़ी नदी पड़ गई, नदी
बाढ़ पे चल रही है। तो पड़ी अचानक नदी अपार, जिसको जल्दी पार नहीं किया जा सकता, अपार। चेतक या घोड़ा, घोड़ा कैसे उतरे पार, तो घोड़ा कैसे पार उतर पाएगा इतनी नदी में। तो राणा ने सोचा इस पार, मान लीजिए ये नदी है, यहां देखिए, मान लीजिए ये नदी है, इस साइड पे कौन है, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप इस साइड ये सोच ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई ये नदी तो बहुत ज़्यादा पानी है, पानी है, अब इसको पड़ी अचानक नदी अपार, अब हमको इस पार जाना है, तो कैसे जाएंगे। तो पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, उस पार घोड़ा कैसे जाए। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप नदी के इस पार सोचे थे, लेकिन जैसे सोच के खत्म करते हैं, सोचना बंद किया, तो घोड़ा था इस पार। तो बताइए कितना स्पीड, इतना बढ़ा चढ़ाकर अति कर दिए है ना भाई। स्पीड बोलो कि भाई इन्होंने सोचा कि अचानक नदी पड़ गई कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा, जब तक वो सोच के खाली होते, जब तक उस पार पहुंच गया, तो किया गया है ना अति, अति कर दी गई। भाई इतना स्पीड तो नहीं मान सकते, हवा थोड़ी ना है भाई, सोचे और घोड़ा पार हो गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, पेपर में कई बार पूछा गया ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा सन लगाइए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए रामायण में बोला गया है, कितनी अच्छी बात बोली गई है, देखिए बढ़ा चढ़ा करके अति इसमें भी की गई है कि हनुमान की पूंछ में, मतलब हनुमान जी के पूंछ में आग नहीं लग पाई, आग लग नहीं पाई, ठीक है ना। हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान के पूंछ में आग नहीं लग पाई, लंका सारी जर गई, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, और पूरी की पूरी लंका जर गई, और गए निशाचर भाग। और पूरे निशाचर मतलब होता है निशाचर जो निशा में चरते हैं, मतलब रात में जो चरते हैं, कौन हो गए, राक्षस। तो गए निशाचर भाग, मतलब इसमें भी अति कर दी गई है कि हनुमान जी के पूंछ में तो आग भी नहीं लग पाती है, और पूरी लंका जल जाती है, नष्ट हो जाती है, पूरे राक्षस भाग जाते हैं, यहाँ भी अति की गई। ये दोनों उदाहरण बहुत ज्यादा आते हैं अति संयोक्ति। तो अति संयोक्ति का अर्थ आप समझ चुके होंगे, जहां किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए, ठीक है ना भाई। जैसे आप अपने मित्र को बोलते हो कि भाई मेरा मित्र था, या मेरे दादाजी थे, बोलोगे मेरे दादाजी थे। अब देखो फेंक रहे, दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, एक दोस्त कहता है भाई मेरे दादाजी थे, उनके पास इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी कि वो अगर हाथी को पकड़ लेते थे तो हाथी बढ़ नहीं पाता था। तो दूसरा दोस्त कहेगा बता यार फेंक रहे हो भाई, इतना थोड़ी है, तो जहाँ जाके अति कर रहे हैं, तो भाई फेंको लेकिन अति ना करो। भाई बोलते मैं बाइक चला रहा था कल, और बाइक में 200 की स्पीड में भगा रहा था, 250 की स्पीड में। भाई कहते क्या बात कर रहे, बोलता हाँ लेकिन क्या आप ही बताइए क्या पॉसिबल है। लेकिन बोल दे दूसरा हाँ भाई मैंने भी देखा था, भगाया था, तो अति हो गई ना। तो जहां किसी चीज की अति की जाए, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बहुत ज्यादा अति कर दी कि वह, एक और देख लीजिए इसका उदाहरण, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना। आप यहां पे देखिए कोई व्यक्ति बिना पैर के क्या चल सकता है, लेकिन कह रहा बिनु पद चले, क्या बिना कान के कोई सुन सकता है, कह रहा सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुनाए बिनु काना। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये भी अतिशयोक्ति का उदाहरण हो गया। तो क्लियर इतना अतिशयोक्ति अलंकार। बस आप शब्दों को पकड़िए, हिंदी भी शब्दों का खेल है, ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए पांचवें पे देखते हैं, जो पांचवा अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। पांचवा कौन सा है, अन्योक्ति अलंकार। बोर्ड में इसीलिए मैं आपको इनकी परिभाषा वगैरह नोट्स में सेंड कर दूंगा, परिभाषा देखिएगा। अब इसमें पहले इसकी परिभाषा लिखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। परिभाषा, अब इसके भी शब्द को आपको जानते हैं कि अन्योक्ति, अन्य मतलब क्या होता है, दूसरा। अन्य मतलब क्या होता है, दूसरा। अन्योक्ति और युक्ति मतलब होता है कहना, किसी अन्य के द्वारा कही गई बात। अन्य योक्ति, देखिए अन्य युक्ति, युक्ति माने बात होती है, किसी अन्य के द्वारा कही गई बात। अन्य योक्ति, अन्य मतलब दूसरा, समझ रहे हैं ना, अन्य मतलब दूसरा, किसी अन्य द्वारा की गई बात। तो इसकी अगर परिभाषा आप साधारण शब्दों में लिखोगे तो बोलोगे जहां उपस्थित के माध्यम से जो अनुपस्थित होता है,
जहां उपस्थित के माध्यम से अनुपस्थित की बात की जाए वहां पे क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो, जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन किया जाए, जहां उपमान के माध्यम से उपमेय की बात की जाए, ऐसे परिभाषा पढ़ लीजिए। और उपमेय उपमान क्या होता है, उपमा अलंकार में मैं आपको बता चुका हूं। तो जहां उपमेय के माध्यम से जहां उपमान के माध्यम से उपमेय की बात की जाए वहां क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। क्लियर इतना? जहां उपमान के माध्यम से उपमेय की बात की जाए वहां क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार। या सरल शब्दों में कहोगे, किन्हीं अन्य को कहने वाली बात, किसी अन्य को कहने वाली बात किसी अन्य के माध्यम से कही जाए वहां क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार होता है। अब उदाहरण देखिए, ये हो गई परिभाषा और उदाहरण देखिए। अब इनके आपको रटना नहीं है, बस शब्दों को समझिए। अन्योक्ति अब आपसे कभी नहीं, अतिशयोक्ति अब आपसे कभी नहीं। कई बार क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे उदाहरण रट लेते हैं, परिभाषाएं रट लेते हैं, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो भूल जाते हैं ये किसका उदाहरण है, यह किसकी परिभाषा है। तो इससे तभी आप बचोगे जब इनके शब्दों को समझोगे। तो अतिशयोक्ति आपको तुरंत याद आएगा, जहां भाई अति कर दिया था। अन्योक्ति मतलब अन्य के द्वारा कही गई युक्ति। समझ में आ गया? अब उदाहरण देखिए, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा गया है, बहुत ज्यादा फेवरेट है। देखिए लग गया होगा, अच्छा लगा दिए। उदाहरण देखिए, माली आबत देख कर कलियन करी पुकार, माली आबत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे माली कौन होता है, जो बाग की रखवाली करता है, ठीक है ना। बाग बगीचे जो होते हैं वो उसमें माली होता है। तो माली को आता हुआ देखकर, माली आबत देखकर, माली को आता हुआ देखकर कलियन करी पुकार। कली क्या होती है, कली खिल के फूल बनती है, मतलब फूल से बनने से पहले देखते हैं एक डोरी टाइप निकलती है ना, तो कली, उसको हम कली कहते हैं। तो माली को आता देखकर जो कली होती है, एक कली दूसरे कली से कहती है, माली आबाद देखकर कलियन करी पुकार, एक कली दूसरे कली से कहती है कि फूले फूले, जो कल कली थे आज खिल के फूल बन गए हैं, फूल बन गए हैं ना। देखिए फूले फूले चुन लिए, और जो फूल हो गया था उनको माली तोड़ के ले जाता है माला बनाने के लिए, बेचने के लिए या भगवान के चढ़ाने के लिए। तो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, एक जो कली है दूसरे कली से कहती है, माली आबत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, कि फूले फूले जो फूल बन गए थे उनको चुन लिया, कल हमारी बार, और कल जब हम कली से खिल के फूल बन जाएंगे तो कल हमारी बारी, यह कल हमें भी ले जाएगा, मतलब हम भी मर जाएंगे। क्लियर इतना? तो देखिए एक कली दूसरे से तीसरे की बात, अन्य की बात कर रहा है, किसकी, माली की कर रहा है। समझ में आई बात? पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देखिए आपको ये सारे उदाहरण सर लगा दीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। अब यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। माटी तो आप समझते हो मिट्टी, कुम्हार जो बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहती है। भाई देखिए जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो क्या करता है, सबसे पहले मिट्टी खोद के कलेक्ट करता है, फिर उसमें पानी डालता है, भूसी डालता है, हर चीज़ डालने के बाद क्या करता है, आटा तो नहीं कि हाथ से सानेगा, उसको क्या करता है, पैरों से कुचलते हैं मिट्टी को बराबर करने के लिए, मुलायम करने के लिए, उसको सॉफ्ट करने के लिए। तो कचर कचर के, अपने कचरना कहते हैं भाषा में, तो उसको रौंदना कहते, कचरना या रौंदना कहते पैर से, ठीक है ना। तो क्या होता है यहाँ पे, बोलता है माटी कहती है, इनडायरेक्टली बोलेगी तो नहीं, इनडायरेक्टली कहती है, ठीक है ना, कुम्हार से क्या कहती है, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। अब प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध हो रहा है, मतलब कि मिट्टी कह रही है कुम्हार से मौत के बारे में। तीसरी देखिए, कह रहा है कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन भाई आज तू मुझे रौंद ले, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, तीसरे की, मतलब मृत्यु की। देखिए जब कुम्हार यानी कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति क्या है, मरेगा, मरेगा, हर व्यक्ति मरता है, तो या तो उसको दफनाएंगे या तो जलाएंगे,
दो ही कंडीशन होगी, या तो उसको दफनाएंगे या तो जलाएंगे। अगर दफनाएंगे तो ऊपर से मिट्टी, तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो मिट्टी रौंद दी। या जलाएंगे तो जलाने के बाद जो राख बचेगी वो भी क्या होती है, धीरे धीरे मिट्टी पे मिल जाती है। तो व्यक्ति मरने के बाद तो मिट्टी में मिलता है ना, तो मिट्टी यही कह रही है कि तू क्या मुझे रौंद रहा है, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा आएगा, आज मुझे तू रौंद ले अपने पैरों से, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मेरा भी टाइम आएगा, बोलते ना अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम आएगा, उसका टाइम आएगा, मैं रौंदूंगी तो मैं तुझे अपने में मिला लूंगी। क्लियर है, क्लियर इतना। चलिए आगे चलते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपके हो गए, तो यही दो एग्जाम्पल इससे आते हैं, इसके अलावा तीसरा आपको पढ़ना नहीं है। क्लियर इतना। चलिए अब देखिए छठवां आगे क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अगली क्लास में आपको या तो समास या तो रस। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको पहले समास पढ़ना है या रस पढ़ने हैं, समास पढ़ने हैं या रस पढ़ना है। रस के भी सभी उदाहरण बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, समास के भी ट्रिक से बताऊंगा कैसे याद करेंगे। समास आप चुटकियों में पहचान लेंगे कि समास कौन सा समास, कौन से शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि अलंकार के बाद आपको समास पढ़ना है या रस पढ़ना है। जितने लोग ज़्यादा जिस बारे में बोलेंगे वही पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ज़्यादा लोग जिस टॉपिक के बारे में बोलेंगे। अब देखिए आगे आता है विभावना। छठवां कौन सा, विभावना। अब जो आपको लग रहा होगा सर आपको इतने सारे उदाहरण याद हैं, तो बच्चों ये सारे उदाहरण मुझे 12th के याद, जब मैं 12th में पढ़ता था। 12th में आप सोचिए हिंदी जैसे सब्जेक्ट में मेरे 96 मार्क्स आए थे, 96 मार्क्स आए थे इसमें, क्योंकि सारी चीज़ों को इसी तरह अच्छे से मैंने समझा था। वो आज भी मुझे याद है क्योंकि मैंने उसको रटा नहीं था, उसको अच्छे से शब्दों को समझा था। तो अब देखिए आपको विभावना अलंकार की आप देखोगे क्या परिभाषा, विभावना अलंकार की परिभाषा जैसे मैं आपको बताऊंगा हिंदी में वैसे आपको करते चलना है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारे जैसे मैं हो गया, अमित सर हो गए और अजय सर हो गए, तो मेरी मोस्टली जो क्लास रहती है वो कंपटीशन वाले बैच में रहती है, इस कारण से। लेकिन सर ने बोला, सर की बात मैं कैसे टाल सकता हूँ, सर ने बोला कि सर हिंदी और स्टडी ये तो चल रही है, तो थोड़ा आपको अकाउंटिंग और इंग्लिश तो कंटिन्यू चल रही है, बच्चों ने हिंदी, इकोनॉमिक्स और स्टडी भी थोड़ा सा प्रोवाइड करवा दीजिए। मैं बोला बिल्कुल, हफ्ते में 2-3 दिन तो निकाल ही सकते हैं, तो आपका हिंदी का ग्रामर वाला पार्ट पहले पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गद्य में जो आपका देखोगे प्रसंग कैसे होता है, व्याख्या कैसे होती है, उसमें विशेष कैसे लिखा जाता है, इसी तरह पद्य जो होते हैं उसका अर्थ, सप्रसंग, संदर्भ, व्याख्या सब कैसे होता है, विशेष क्या होता है, किन किन टॉपिकों को कवर किया जाता है, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। पूरा हिंदी का आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। रही बात इकोनॉमिक्स की बच्चों, तो देखिए टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन अब कोशिश करूंगा आपकी इकोनॉमिक्स भी जल्द ही कवर कर दी जाए। पूरी इकोनॉमिक्स तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहां से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, ब्लूप्रिंट अगर किसी के पास हो तो ब्लूप्रिंट भेज देना इकोनॉमिक्स का, उसके अकॉर्डिंग जहां से जितने चैप्टर से ज़्यादा नंबर का होगा उतना और टफ होगा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए अगर बात करते हैं विभावना अलंकार, तो विभावना अलंकार आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसको समझने का प्रयास करना है। देखिए विभावना अलंकार, तो इसकी अगर आप परिभाषा की बात करते हैं, परिभाषा, तो परिभाषा देखिए आप क्या लिखेंगे, परिभाषा आप क्या लिखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, अति संयोक्ति अलंकार, हमने बोला जहां अति हो गई भाई किसी को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया। आगे क्या हो गया, अन्योक्ति, किसी अन्य के द्वारा कही गई उक्ति यानी अन्योक्ति। ठीक है ना। अब हम देखेंगे विभावना, विभावना देखेंगे तो विभावना की परिभाषा लिखोगे जहां बिना कारण के कार्य हो रहा, भाई विभावना, बिना कारण के, बिना भावना के, ऐसे याद रखिए, बिना भावना नहीं, बिना, जहां बिना कारण के कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के भी कार्य हो रहा है वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिखेंगे बिनु पद चले सुने। अब यहाँ पे देखिएगा बिनु पद चले सुने बिनु काना, ये उसका भी एग्जाम्पल है, किसका, अति संयोक्ति अलंकार का और विभावना का। भाई विभावना का अलंकार कहाँ है, विभावना अलंकार जो है इसका शब्द क्या है, जहां बिना कारण के भी कार्य हो रहा है, बिना कारण के, बिनु पद चले, बिना पैर के भी चल रहा है, बिना कारण के काम हो रहा है, सुने बिनु काना,
उदाहरण देखिए यहाँ पे, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल नित भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना बाणी के, बिना मुंह के क्या कोई बक सकता है, लेकिन बात कर रहा है बिना बाणी के। तो है ना, जहां बिना कारण के, भाई बात करने के लिए मुंह चाहिए लेकिन वहां पे मुंह भी नहीं, चलने के लिए पैर चाहिए लेकिन पैर भी नहीं, तो बिना कारण के भी कार्य हो रहा है। बिना कारण के भी, भाई बिना, याद रखिए विभावना, बिना कारण के भी कार्य हो रहा है। जहां बिना कारण के भी कार्य होता है वहां विभावना अलंकार होता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है, बस यही आपको याद करके रखना। विभावना की परिभाषा पेपर में पूछता है तो परिभाषा बताएंगे, जहां बिना कारण के भी कार्य हो वहां विभावना अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल नित भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। क्लियर इतना? चलिए अब चलते हैं आगे, जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट है। लास्ट है कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार। सातवां कौन सा है? भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार। तो सबसे पहले परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा। अब परिभाषा में क्या लिखोगे आप? तो भ्रांति, भ्रांति मतलब शब्द पे जाइए, भ्रांति मतलब देखिए भ्रांति मान, दोनों शब्द को देखिए, भ्रांति और मान कहां कहां से मिल करके बना है? भ्रांति और मान। अब देखिए भ्रांति मतलब होता है भ्रम, और मान को याद रखिएगा मन। जहां क्या होता है? किसी के मन में भ्रम हो जाए, क्या हो जाए? किसी के मन में भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है ना? परिभाषा क्या लिखोगे? जहां रंग रूप में समानता के कारण, जहां रंग रूप में समानता के कारण किसी व्यक्ति को भ्रम उत्पन्न हो जाए, भाई भ्रांति मतलब भ्रम, डाउट। जहां रंग रूप में समानता के कारण किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रति भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान, भाई मन में भ्रांति हो रही है, डाउट हो रहा है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या लिखेंगे परिभाषा? जहां रंग रूप में समानता के कारण एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण क्या लिखेंगे? उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण सर लगा दीजिए। देखिए उदाहरण में आपके सामने शो हो रहा होगा, किंसुक कुसुम समझ कर झपटा, किंसुक कुसुम समझ कर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर। किंसुक कुसुम समझ कर झपटा, भौरा सुख की लाल चोंच पर। तोते ने निज ठोड़ लगाई, तोते ने निज ठोड़ लगाई, जामुन का फल उसे समझकर, जामुन का फल उसे समझकर। अब देखिए इसके अर्थ पे जाइए। भाई हमने क्या बोला? किंसुक कुसुम समझ कर झपटा। भ्रांति मतलब हमने क्या बोला? भ्रम, मन में भ्रम। अब बहुत अच्छे तरीके से इसका अर्थ समझिएगा। देखिए किंसुक मतलब होता है छूला, छूला आप जानते हैं, छूले का यानी पलाश, ठीक है ना? छूला यानी पलाश जो गर्मियों में फूलता है। तो कुसुम माने होता है पुष्प, सभी को पता होगा। किंसुक कुसुम, छूले के फूल, कुसुम मतलब फूल होता है। किंसुक कुसुम मतलब किंसुक का फूल समझकर, किंसुक मतलब छूले का फूल समझकर, किंसुक कुसुम समझकर मतलब समझकर झपटा, झपटा मतलब झपकना, ठीक है ना? झपकना या लपकना। किंसुक कुसुम समझकर झपटा, भंवरा, भंवरा आप लोग समझते हैं, भंवरा जिसको बोलते हैं भंवरा, सुख की लाल चोंच पर। सुख क्या होता है? सुख होता है तोता, सुख होता है तोता। अब कितना अच्छी सी बात देखिए, कभी नहीं कितनी अच्छी बात बोली। किंसुक कुसुम समझ कर झपटा, जो तोता है, जो भंवरा है, देखिए भंवरा किसमें बैठता है? फूल में। तोता की चोंच क्या होती है? लाल होती है। जो तोता होता है, पैरेट होता है, उसकी चोंच क्या होती है? लाल होती है। तो किंसुक के फूल को समझकर तोते की चोंच पे भंवरा बैठने के लिए जा रहा होता है। समझ रहे हैं? किंसुक के फूल को, किंसुक का फूल समझकर तोते की चोंच को, जो तोते की चोंच लाल लाल होती है ना, तो तोते की चोंच को किंसुक का फूल समझकर भंवरा तोते की चोंच की ओर लपकता है। किंसुक कुसुम समझकर झपटा, भंवरा सुख की लाल चोंच पर। क्लियर हो इतना?
अब भ्रम हुआ, तोते ने निज ठोड़ लगाई, जो तोता हुआ ने निज ठोड़ मतलब डंक मारना, ठीक है ना, चोंच मारना। तो तोते ने निज ठोड़ लगाई जामुन का फल उसे समझकर। और जब भंवरा तोते की चोंच में बैठने आता है तो तोता भंवरे को क्या समझता है, जामुन का फल है। काला काला भंवरा होता है, गोल गोल इतना होता है, तो तोता सोचता है भंवरे को कि यह क्या है, जामुन है। तो देखिए रंग रूप में समानता के कारण एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे के प्रति भ्रम हो रहा है। भाई देखो, तोते की लाल चोंच थी फूल के कलर की, तो भंवरे को भ्रम होता है कि वह फूल है। और भंवरा जब तोते के पास आता है तो तोते ने भंवरे को, काला काला भंवरा होता है तो भंवरे को जामुन समझता है, तो जामुन समझा उसका, जबकि जामुन तो थी नहीं, तो भ्रम हुआ। तो जामुन का फल समझ लेता है किसे, तोते भंवरे को, और उसको मार देता है चोंच। समझ में आई बात। तो यहाँ पे क्या भ्रम हुआ, रंग रूप में समानता के कारण। तो आपको परिभाषा क्लियर है, उदाहरण क्लियर है, ठीक है। तो चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आगे आपको क्या पढ़ना है। समास या रस, समास या रस। ज्यादा लोग जिसके पक्ष में वही टॉपिक आगे चालू करूंगा। समास आगे पढ़ना है या रस। तो आपका क्या दो टॉपिक कंप्लीट हो गए। पहला क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला आपका कंप्लीट हो गया संधि, दूसरा टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया, अलंकार, दूसरा कंप्लीट हो गया अलंकार। और अब तीसरा जो आप बोलेंगे वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ठीक है इतना। तो आज आपको अब बताइए क्लास कैसी लगी। हिंदी की गारंटी मैं लेता हूँ, आप परेशान मत होइए। अभी अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर तक में हिंदी वाला पूरा टॉपिक मैं कवर कर दूंगा। क्लियर है, हिंदी की गारंटी मेरी है। अब देखिए बच्चों, ये आप लोग का प्यार है, स्नेह है कि हमने जब बैच स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट अकाउंट और इंग्लिश के, आपको अकाउंट और इंग्लिश के भी ही पैसे लिए थे, उसके अलावा 2 ही सब्जेक्ट आपको बताए गए थे। लेकिन आप मेहनत करके पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत देख के हमें लगा कि हाँ कोचिंग स्कूल तो अभी ओपन हो नहीं रहे हैं, तो बच्चों की पढ़ाई, इसलिए अमित सर के द्वारा स्टडी, मेरे द्वारा हिंदी और इकोनॉमिक्स भी जल्द स्टार्ट की जाएगी। तो ये आपको उन्हीं के साथ में पढ़ाई जा रही है। लेकिन इन 3 सब्जेक्ट की गारंटी नहीं है कि पूरी करवाएंगे, क्योंकि देखिए बच्चे आपसे पैसे 2 सब्जेक्ट के लिए लिए गए हैं। लेकिन इसमें आपका कोशिश किया जाएगा कि पूरा का पूरा, हिंदी की तो मैं गारंटी लेता हूँ, हिंदी में पूरी करवा दूंगा, इकोनॉमिक्स भी आपको करवा दूंगा कि आप 50 से 60 नंबर वहाँ से ला सकते हैं। 20-25 नंबर का आप पढ़ लेना, 70-80 मार्क्स आपके आ जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको यह क्लास कैसी लगी, समझ में आई या नहीं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।